साथियों, आप सभी को जय श्री राम। एक नई कहानी के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ देवेंद्र फिजियो सफ़र पर, और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवेंद्र फिजियो सफ़र। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो महाराज नीम करोली बाबा जी के अनंत यात्रा की कहानी है। आखिर 9 सितंबर 1973 को क्या हुआ था जब बाबा नीम करोली जी अनंत यात्रा को प्रस्थान किए थे। दोस्तों, कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको बता दूं कि इससे पहले लगभग जब आप स्क्रॉल करेंगे हमारे चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे, तो नीचे आपको नीम करोली बाबा जी के मतलब प्रसिद्ध होने और उनके चमत्कार के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। और आज जो हम जानकारी देने जा रहे हैं वो 9 सितंबर 1973 को जब बाबा जी ने महासमाधि ली थी, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। आइए आप गौरपूर्वक ध्यान से सुनिए कि 9 सितंबर 1973 को बाबा जी के साथ गोलोक गमन के पहले क्या क्या हुआ था। दोस्तों, बाबा नीम करोली जी को पहले से ही आभास होने लगा था कि अब पृथ्वी लोक पे उनके ज़्यादा समय नहीं बचा। होता क्या है, 9 सितंबर को सुबह बाबा जी कैंची धाम से वृंदावन जाने के लिए तैयार होते हैं। अक्सर होता क्या है कि जब भी हम अपने परिवार में या कहीं भी जाते तो भगवान को प्रणाम करते हैं। उस दिन भी बाबा जी ने हनुमान जी को प्रणाम किया और मंदिर में जितने भी देवी देवता थे उनको प्रणाम किया वृंदावन जाने से पूर्व। और जो कंबल महाराज जी हमेशा रखते थे उसे वहीं छोड़कर वो चलने के लिए तैयार हुए। उस दिन महाराज जी ने एक और चेंज किया था अपनी यात्रा में। अक्सर महाराज जी वृंदावन जब भी जाते थे तो वो जीप द्वारा जाया करते थे, पर उस दिन बाबा जी ने नीम करोली बाबा जी ने जो वृंदावन जाने का निर्णय लिया वो ट्रेन यात्रा के द्वारा जाने का निर्णय लिया। और मंदिर में सभी देवी देवताओं को अपने आराध्य हनुमान जी को प्रणाम कर बाबा जी ट्रेन से वृंदावन के लिए रवाना हो गए। यात्रा बढ़िया होती है। बाबा जी मथुरा स्टेशन पहुंच जाते हैं। जैसे ही शाम को जब बाबा जी मथुरा स्टेशन पहुंचते हैं तो क्योंकि शिष्य भी साथ में थे, देश विदेश में उन्हें लोग जानते थे, देश विदेश में उनके लोग भक्त थे, तो साथ में भी उनके साथ बहुत सारे लोग चलते थे। उस दिन भी उनके शिष्य बहुत सारे साथ में थे। जैसे वो स्टेशन से उतरते हैं, स्टेशन से उतरने के बाद कुछ शिष्य उनके पास आते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। सबको बाबा जी आशीर्वाद देते हैं। कुछ समय बाद बाबा जी स्टेशन पर ही अपनी आँख बंद कर लेते हैं और उनके शरीर से पसीना निकलना शुरू हो जाता है। बाबा जी अपने शिष्यों से कहते हैं, बेटा पानी ले आओ। तो जो आसपास शिष्य होते हैं वो उनको पानी पिलाते हैं और शिष्यों से ये भी बाद में कहते हैं कि हमें वृंदावन ले चलने की तैयारी करो। क्योंकि अब ऐसा हो रखा था, बाबा जी की तबीयत ठीक नहीं रही थी और बाबा जी चलने के लायक, मतलब मथुरा से वृंदावन स्वतः चलने के लायक नहीं रहे थे। और तभी होता क्या है, जो शिष्य होते हैं वो एक टैक्सी करते हैं और महाराज जी के लिए टैक्सी की व्यवस्था करते हैं वृंदावन ले जाने के लिए। क्योंकि स्थिति ठीक नहीं थी तो टैक्सी से वृंदावन तो जाते हैं, पर वृंदावन के शिष्य जो हैं वो रामकृष्ण मिशन अस्पताल में महाराज जी को भर्ती करवाते हैं। जब महाराज जी रामकृष्ण मिशन अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं तो उनका बीपी वगैरह चेक होता है, ऑक्सीजन दी जाती है, महाराज जी को ऑक्सीजन दी जाती है और उनका रक्तचाप चेक करा जाता है। तभी होता क्या है, वो नाक से जो ऑक्सीजन की ट्यूब होती है वो खींच देते हैं और जो बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है उसको अपने से दूर कर देते हैं और कहते हैं कि अब इसका कोई मेरे लिए फ़ायदा नहीं है।
इसकी कोई हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। फिर क्या था, उन्होंने 3 बार जगदीश 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 नाम लेते हैं और गोलोक के लिए प्रस्थान कर देते हैं, और उनका शरीर हृदयाघात की वजह से शिथिल पड़ जाता है और वो अंतिम यात्रा में चले जाते हैं। होता क्या है, 11 सितंबर 1973 की मध्य रात्रि लगभग 1:15 पर महाराज जी अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। जब पूरा भारत सो रहा था, महाराज जी ने हमेशा के लिए भारत को और इस पृथ्वी लोक को छोड़कर गोलोक के लिए प्रस्थान कर दिया। बाबा जी को फिर आश्रम ले जाया जाता, उनकी डेड बॉडी जो होती है उसको आश्रम लाया जाता है, जो कि उनके कई सारे आश्रम थे। वृंदावन में था, नीम करोली म्यूजियम था, फरुखाबाद में था, इटावा, कई जगह थे। तो उनके जो शिष्य थे त्रिलोक सिंह, उनके साथ रात में रहे। उन्होंने क्या काम करा, बाबा जी का हाथ अपने हाथ में दबा के आंख बंद कर लेते, तभी उन्हें कुछ ऐसा अनुभव होता है कि बाबा जी की सांसें चल रही हैं। और फिर त्रिलोक सिंह जी एक नया अनुभव करते हैं, जैसे आंखें खोलते हैं तो उन्हें लगता है कि कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। तब तक कि वहाँ पे बाबा जी के अन्य भक्त भी आ जाते हैं और कुछ भक्त अस्पताल जाते हैं, जबकि जिनको पता नहीं होता है कि बाबा जी अस्पताल हैं या आश्रम में हैं, तो बहुत सारे भक्त हॉस्पिटल पहुंचते हैं। फिर क्या होता है, त्रिलोक सिंह जी रात में सबको सूचित करते हैं। एफएम पे सूचना दी जाती है कि महाराज जी गोलोक गमन हो गया है, और ऑल इंडिया एफएम से सबको सूचित किया जाता है। फॉरेन में भी सूचित किया जाता है, जबकि चूँकि महाराज जी के फॉरेन में भी शिष्य थे, तो कई लोग आना शुरू कर देते हैं, आसपास के लोग जल्दी आ जाते हैं। जो अमेरिका के भी लगभग 30 लोग एक फ़्लाइट के द्वारा बाबा जी के अंतिम दर्शन करने के लिए वृंदावन आ जाते हैं। लेकिन सिद्धि माँ, जयंती भाई और रमेश भाई चूँकि कैंची धाम में थे, तो इनको भी सूचना दी जाती है। ये लोग भी जीप द्वारा वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। अब होता यह है, वृंदावन आश्रम में भक्त अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। अब ये निर्णय नहीं हो पा रहा था कि महाराज जी का जो संस्कार है, दाह संस्कार किया जाए, नदी में प्रवाहित किया जाए या समाधि दी जाए। ये लोग निर्णय नहीं कर पा रहे थे, उनके शिष्यगण। तभी होता क्या है कि वृंदावन के प्रसिद्ध संत लीलेंद्र ठाकुर यानी कि पागल बाबा वहाँ पहुँचते हैं और वो कहते हैं कि महाराज जी का, बाबा जी का, नीम करोली बाबा जी का दाह संस्कार होना चाहिए, और यह आश्रम के अंदर ही होना चाहिए और वहीं पे होना चाहिए जहाँ पे महाराज जी या उनके शिष्यगण यज्ञ किया करते हैं। और वहाँ पर पत्थर की दीवार खड़ी की गई थी पहले से ही। ऐसा लग रहा था कि मानो सिर्फ ये पत्थर की दीवार अंतिम संस्कार, बाबा जी के अंतिम संस्कार के लिए ही खड़ी की गई हो। सबका इंतजार करते हुए बाबा जी का शरीर आंगन में लाया जाता है, लेकिन रमेश भाई, जयंती माँ और सिद्धि माँ वहाँ उस समय तक नहीं पहुँच पाती हैं। तब तक एक प्रकृति एक नया खेल करती है और भयंकर तूफान और तूफान के साथ बारिश आ जाती है, और बाबा जी के शरीर को फिर आंगन से उठा के अंदर बरामदे में रख लिया जाता है। फिर क्या होता है कि जैसे ही सिद्धि माँ गाड़ी से उतरती हैं, वैसे तूफान, बारिश सब कुछ रुक जाता है, और फिर उनके शरीर को, जो पार्थिव शरीर था, उसको बरामदे में लाया जाता है। सभी दर्शन करते हैं। जब सिद्धि माँ पहुँचती हैं तो माहौल गमगीन हो जाता है। उनकी अर्थी को फूलों से सजाया गया था और एक ट्रक द्वारा पूरे वृंदावन की परिक्रमा कराई गई, और उनकी अर्थी को पहला कंधा, उन्होंने चूँकि पहले ही कहा था कि मेरी अर्थी को पहला कंधा पूर्णानंद तिवारी, जो कि उनके से पहले शिष्य थे,
कैंची धाम के वही देंगे। तो पहली अर्थी पूर्णानंद तिवारी जी महाराज जी को देते हैं। उन पे पूरा वृंदावन फूलों की वर्षा करता है और पूरे वृंदावन की परिक्रमा करा करके फिर आश्रम में ला करके उनका, जहाँ पे महाराज जी या उनके शिष्यगण यज्ञ किया करते थे, वहाँ पे अंतिम संस्कार दाह संस्कार के रूप में किया जाता है। दोस्तों, चूँकि नीम करोली बाबा जी पूरे विश्व में फेमस थे, तो दुखी तो सभी हुए, सभी महाराज जी को, बाबा जी को अंतिम दर्शन करना चाहते थे। जो पहुंच सके वो पहुंचे, सभी ने फूल पुष्प की वर्षा की। और एक कुछ तो लोग ऐसा बताते हैं कि जब उनकी चिता जल रही थी तब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि राम लक्ष्मण के साथ में हनुमान जी खड़े हों, ऐसा लोगों ने वर्णन किया है। दोस्तों, अगर जो नीम करोली बाबा जी के साथ 11 सितंबर को 1973 को जो हुआ था, वो अनंत यात्रा की पे प्रस्थान किए थे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कुछ गलतियाँ हुई तो माफ़ करिए। और मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप देखते रहिए देवेंद्र फिजियो सफर। जय श्री राम।